Once again, I welcome you on my YouTube channel English with Razveer. And in today's lecture, we are going to study the second part of an elementary school classroom in a slum. We have made a video on the same poem, and in that lecture, we discussed 2 stanzas. And in today's lecture, we are going to study the last 2 stanzas composed by Stephen Spender. But before discussing these 2 stanzas, I would like to suggest that if you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel and remain updated of the upcoming videos. Friends, जो पहले हमने वीडियो बनाया था इस सेम पोइम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसके अंदर हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन किया था एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम पोइम का, स्टेफन स्पेंडर के बारे में, और एक बैकग्राउंड बनाए थे इस पोइम के बारे में। 2 स्टैंजास हमने पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 3rd स्टैंजा और 4th स्टैंजास। सो लेट्स स्टार्ट। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, मैप ए बैड एग्जाम्पल। यहाँ पे शेक्सपियर का वर्णन हुआ है। शेक्सपियर एक लिटरेरी फिगर है, मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फिगर आप कह सकते हैं। अब तक स्टेफन स्पेंडर था, उसका मूड था वो बिल्कुल सैड था, मेलंकली वाला था, उदासी भरा था। लेकिन सडनली स्टेफन स्पेंडर की जो उदासी है वो एक गुस्से में तब्दील हो जाती है, एग्रेसिव मूड में आ जाता है स्टेफन स्पेंडर। और वो क्या कहता है, श्योरली मतलब वो निश्चित रूप से कहना चाहता है श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। एग्रेसिव होके कहता है कि शेक्सपियर इज़ विक्ड, यानी आप ये कह सकते हो कि स्टेफन स्पेंडर ब्लेम्स विलियम शेक्सपियर ऑफ द वीकनेस, मतलब एक घटियापन का उसको दोषी ठहरा देते हैं। इवन विलियम शेक्सपियर को भी दोषी ठहरा देता है। मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये मैप ए बैड एग्जाम्पल ये हम बाद में पढ़ेंगे, 3 लाइनों के बाद में। पहले हम इस विलियम शेक्सपियर के बारे में जो इसमें दिया गया डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेफन स्पेंडर क्या करते हैं, स्टेफन स्पेंडर ये वो बात है जो इससे पहले वाले स्टैंजा के अंदर, 3rd स्टैंजा के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि उस क्लासरूम की वॉल के ऊपर एक विलियम शेक्सपियर का बस्ट लगा हुआ है, उसकी एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। उस पोर्ट्रेट जो एक लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए यूज हुई है, लेकिन जो क्वालिटी वर्क है वो उस स्कूल के अंदर होता ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड ही है जो उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। अब वो कहता है कि शेक्सपियर है वो वीक्ड है, यानी अब एग्रेसिव हो जाता है स्टेफन स्पेंडर। वो कहता है कि विलियम शेक्सपियर है वो उसको ब्लेम करता है और कहता है कि आप क्या हो गई, वीकनेस को आप बहुत ही घटिया हो। अब वो घटिया क्यों कहता है, अब वो समझिए। विद शिप्स एंड सन एंड लव, अब ये जो तीनों वर्ड हैं, शिप्स हैं ये एडवेंचर का सिंबल है, एडवेंचर। सन है ये एनर्जी का सिंबल है, और लव है ये केयरिंग का सिंबल है। अब कहता है विलियम शेक्सपियर को दोषी ठहरा देता है वीकनेस का। अब उसका कारण ये है, ही डज सो, ऐसा वो इसलिए करता है बिकॉज, इसका कारण क्या था, बिकॉज वो कहता है कि विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के अंदर ही डिपिक्ट्स शिप्स, सन एंड लव, लेकिन कहता है इन चीज़ों का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। या आप ये समझ सकते हो कि लिटरेरी एक्सीलेंस ऑफ विलियम शेक्सपियर, विजडम ऑफ विलियम शेक्सपियर या ब्यूटी ऑफ लिटरेचर है डजेंट होल्ड एनी वैल्यू फॉर दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों के लिए विलियम शेक्सपियर या फिर लिटरेरी एक्सीलेंस है उसका इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो स्टेफन स्पेंडर विलियम शेक्सपियर की जो तस्वीर देखता है उसके बाद में वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, कहते हैं कि आप भी वीक्ड हो क्योंकि आपकी जो लिटरेरी एक्सीलेंस है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं उन बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही चीज़ की है, और वो क्या है, उनके आसपास फैली हुई डर्ट, गंदगी। अब आगे देखो,
विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स, टेम्पटिंग देम टू स्टील। वह कहता है कि इन चीज़ों का कोई वैल्यू है ही नहीं, बल्कि वो तो क्या करते हैं, ये चीज़ें तो कोई वैल्यू रखती नहीं है। दीज थिंग्स होल्ड नो वैल्यूज फॉर दीज चिल्ड्रंस, बट ऑन द अदर हैंड दे आर टेम्प्टेड, वो प्रलोभित होते हैं, अल्यूर्ड होते हैं, टेम्प्ट होते हैं, प्रलोभित होते हैं टू स्टील, ये चीज़ें उनको क्या करते हैं भाई, स्टील करने के लिए। स्टील का मतलब होता है थेफ्ट, चोरी करने के लिए। कहते हैं ये चीज़ें क्या करती हैं, उनको को प्रलोभित करते हैं, टेम्प्ट करती हैं टू स्टील फॉर लाइव्स, स्टील फॉर लाइव्स, फॉर लाइव्स मीन्स फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर लाइव्स मीन्स फॉर एग्जिस्टेंस। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनको टेम्प्ट करती हैं, प्रलोभित करती हैं स्टील करने के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि उन बच्चों के लिए उनका एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ क्या है, उनकी भूख को क्वाइट करना, उनकी भूख को शांत करना है। अब पढ़िए उसका, जो हमने एक लाइन छोड़ दी थी ऊपर, मैप ए बैड एग्जाम्पल। ये चीज़ें श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ये पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये मैप ए बैड एग्जाम्पल, मैप का जो थर्ड स्टैंजा था उसके अंदर मैप का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया था। मैप्स के द्वारा जो सीनिक ब्यूटी थी इस वर्ल्ड की वो प्रोवाइड की गई थी, लेकिन कहता है इन बच्चों के लिए वो बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिस सीनिक ब्यूटी को उस मैप के जरिए प्रदर्शित किया गया, एग्जिबिट किया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मैप एक बैड एग्जाम्पल है उनके लिए। तो क्या है, मैप इससे पहले वाले जो स्टैंजा थे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि उनका जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो सिर्फ क्या है, उनका वर्ल्ड वो है जो उनकी विंडोज से दिखाई देता है। इसलिए कहता है कि मैप में चाहे भले ही कितनी सीनिक ब्यूटी, चाहे वर्ल्ड को कितने सुंदर ढंग से एग्जिबिट किया गया हो, लेकिन इन बच्चों के लिए उससे का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैप है ये बैड एग्जाम्पल है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि बिल्कुल मैप है या फिर विलियम शेक्सपियर की जो पिक्चर है ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में दिखाई गई है उन बच्चों की रियल लाइफ से। दैट स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, चुपके से। दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम स्मॉल, अनकंफर्टेबली स्मॉल कर सकते हो आप, अनकंफर्टेबली स्मॉल। और होल्स हैं ये यूज़ हुए हैं हाउसेज के लिए, यानी क्रैम्प्ड होल्स हैं, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है मेटाफर। क्रैम्प्ड होल्स इज यूज्ड फॉर द हाउसेज इन विच दे लिव। कहते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या है, सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनके उन घरों तक ही सीमित रह जाती है, रेस्ट्रिक्ट रह जाती है। और वो घर कैसे हैं भाई, अनकंफर्टेबली स्मॉल हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। यानी होल्स जनरली रेट के लिए बनते हैं, लेकिन कहता है कि उन छोटे छोटे घरों में, उन छोटे छोटे होल्स के अंदर वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मॉर्निंग, फॉग इज़ यूज्ड हियर फॉर मॉर्निंग, और एंडलेस नाइट, यानी अपने इन क्रैम्प्ड होल्स के अंदर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं मॉर्निंग से एंडलेस नाइट तक। यहाँ तक 4 लाइनें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शेक्सपियर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको बहुत ही वीक बताया गया है। मैप एक बैड एग्जाम्पल, और उसका कारण ये है क्योंकि इन दोनों, चाहे भले ही मैप का डिस्क्रिप्शन हो या भले ही विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी एक्सीलेंस और उसकी विजडम हो जो उसके वर्क्स के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिबिट हो रही हैं, शिप्स के साथ, लव के साथ और सन के साथ, जो सिम्बोलिक हैं अलग अलग चीज़ों के, इनका इन बच्चों की ज़िंदगी से, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में दिखाई गई हैं।
और उनकी ज़िंदगी है वो क्या होती है भाई, चुपके से उनके उन क्रैम्प्ड होल्स तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, लिमिट कर दी जाती है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक। यानी चाहे भले मॉर्निंग, चाहे भले डे की बात हो, चाहे भले नाइट की बात हो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट उनकी ज़िंदगी है वो उनके क्रैम्प्ड होल्स तक ही रेस्ट्रिक्ट है। भले ही मैप में कितनी सीनिक ब्यूटी दर्शाई गई हो, लेकिन उनकी रियलिटी ये है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी उन्हें जो रेस्ट्रिक्टेड होल्स हैं उन्हीं तक सीमित रखनी पड़ती है। On their slag heaps, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. On their slag heap, slag का मतलब है डर्ट और हीप्स का मतलब होता है पाइल्स, ढेर। ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। पीप थ्रू का मतलब होता है झांकना, दिखाई देना, अपीयर। ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। अब देखो, ऑन दियर स्लैग हीप्स, उन गंदगी के ढेरों के ऊपर, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, उनकी जो बोन्स, उनकी जो स्किन है वो क्या है भाई, ऐसे लग रही है जैसे बोन्स में से बोन्स हैं वो स्किन में से झाग। जब कोई आदमी बहुत ही थिन हो जाता है, क्योंकि ये पूरी पोइम है ये मेल न्यूट्रिशन पे ही है कि किस तरह से उनके तरफ, उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता स्लम एरिया के अंदर, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ पेरेंट्स की डिजीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसलिए उनके हालात ये हो गई है कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे गंदगी के ढेरों के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी है वो कहाँ तक है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड अप टू द पाइल्स ऑफ स्लैग, यानी अप टू द पाइल्स ऑफ डर्ट। उनकी ज़िंदगी है उन गंदगी के ढेरों तक ही सीमित कर दी गई है। और उन बच्चों की जो स्किन है ऐसा लग रहा है उस स्किन में से उनकी बोन से ना झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रही है। यानी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी स्किन है उसमें से हड्डियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ये यानी एक टाइप से इमेज कह सकती हो कि जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो एक पिक्चर से हमारे माइंड में बनती है कि कितने कमज़ोर हैं वो बच्चे, किस तरह से दे आर द विक्टिम ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड नो वन टेक्स केयर ऑफ दीज चिल्ड्रंस हु आर विक्टिम ऑफ मेल न्यूट्रिशन बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, स्पेक्स, ग्लासेज। जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कर रखे हैं, उन्होंने स्पेक्स पहन रखे हैं, ग्लासेज पहन रखे हैं, स्पेक्स पहन रखे हैं। ऑफ स्टील मतलब दैट इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनी हुई चश्मा पहन रखी है। विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर्ड ग्लास, विद रिपेयर्ड ग्लास यानी जो ग्लास है वो रिपेयर्ड है, यानी रिपेयर्ड के सेंस में भी वो उसमें स्क्रैच हों बहुत सारे, इस टाइप्स के वो ग्लासेज हैं जो उस स्पेक्स पे लगे हुए हैं। वो चश्मा पहन रखे हैं और वो चश्मा उनके शरीर के ऊपर ऐसे लग रही है जैसे कि लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों के ढेर के ऊपर क्या हो भाई, पत्थरों के ढेर के ऊपर बोतल के छोटे छोटे कांच के टुकड़े बिखेर दिए गए हो। लाइक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया सिमिली। यानी उन बच्चों की हालात जो है वो ऐसे है जैसे कि पत्थर बिखरे पड़े हों और पत्थरों के टुकड़ों के ऊपर कुछ, पत्थरों के ऊपर कुछ कांच के टुकड़े बिखेर दिए गए हों। ऐसी उनकी ज़िंदगी, ऐसा उनका जो बॉडी अपीयरेंस है वो दिखाई दे रहा है। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। आगे पॉइंट क्या है, मतलब यहाँ तक तो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में है, अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है पोइट, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप। और उसका कारण क्या है, ऑल दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। कहते हैं कि ऑल दियर कौन, उन बच्चों के लिए ये जो है जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और उस स्लम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑल दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, कहता है कि उनका जो टाइम और स्पेस है वो क्या है भाई, फोगी स्लम में। फोगी मतलब हेजी, धुंध से भरा हुआ, धुंधला, अस्पष्ट, अनक्लियर, डार्क।
उनकी जो सारा टाइम और स्पेस है वो क्या है भाई, डार्क से भरा हुआ है, हैजी फोग से भरा हुआ है, यानी अस्पष्ट है, अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम का मतलब होता है डेथ और डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कहते अब क्या कह रहा है पोइट कि उनकी ज़िंदगी है वो कंप्लीट ज़िंदगी है, उनका टाइम और स्पेस है वो धुंध से भरी हुई एक गंदी बस्ती के समान है, यानी डार्क अंधकार में है। अब क्या करना है, सो ब्लॉट दियर मैप्स। ब्लॉट का मतलब यहाँ पे है टू रिमूव। वैसे ब्लॉट का जनरली मतलब होता है आप अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है, लिक्विड बिखरा हुआ है और उसको आप किसी कपड़े से वाइप कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉट करना। अब यहाँ पे किसके लिए यूज है, सो ब्लॉट दियर मैप्स। मैप्स कौन से, ब्लॉट दियर मैप्स, वो मैप्स जो बैड एग्जाम्पल है उनके लिए। रियलिटी ये है कि ये मैप्स बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक ब्यूटी प्रदान कर रही हैं, लेकिन कहता है कि ऐसा इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इसलिए पोइट अब ये चाहता है कि इन मैप्स को हटा दिया जाए। उस जिस क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर जो मैप लगे हुए हैं, अब पोइट ये सजेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि अब उन मैप्स को हटा दिया जाए जो सीनिक ब्यूटी को प्रदान कर रहे हैं, जिस मैप्स के ज़रिए हमें बहुत ही शानदार माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, वैलीज दिखाई दी गई, इन सब को हटा दो, यानी इस मैप को हटा दो। अब उसकी जगह पे क्या लगाना है, सो ब्लॉट द मैप्स विद द स्लम। अब उसकी जगह पे आपको पिक्चर लगानी है स्लम एरिया की, स्लम एरिया की पिक्चर लगानी है। अब स्लम एरिया की पिक्चर लगानी है, और वो लगाने के लिए क्यों कहता है, और कहता है कि हालात इतनी स्केरी हो चुकी है, इतनी भयानक हो चुकी है, इतनी डिस्ट्रक्टिव कंडीशन तक पहुंच चुकी है कि वो इतनी बड़ी हैं जितने की डूम, यानी डेथ और डिस्ट्रक्शन, डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करता है, विनाश और मृत्यु की बात करता है। कहता है कि पोइट ऑफ मैप्स जो सीनिक ब्यूटी को प्रोवाइड कर रहे थे ना, उनको तो हटा दो और उनकी जगह पे रिप्लेस कर दो उन पिक्चर्स को जो स्लम एरिया को दिखाते हैं, क्योंकि स्लम एरिया इतने बिग हो चुके हैं कि हालात बहुत ही स्केरी हो चुकी है और डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। डूम का मतलब होता है डेथ और डिस्ट्रक्शन। इसलिए पोइट ये कहता है कि मैप्स की जगह पे अब किसको लगा दो, अब उन पिक्चर्स को लगा दो जिसमें स्लम एरिया दिखाए गए हैं, ताकि उनको अपनी रियलिटी का एहसास होता रहे, उस सीनिक ब्यूटी से दूर वो रहे। एज बिग एज डूम, यहाँ पे भी दोबारा से सिमिली यूज हो गया, कंपैरिजन है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स है, इसके अंदर भी मेटाफर यूज हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील के अंदर भी मेटाफर यूज हो जाएगा। ये लास्ट स्टेंजा होने वाला है इस पोइम का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या करता है, पोइट का वो जो मूड था अब तक एक गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, लेकिन इस स्टेंजा तक आते आते उसका मूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और उस सॉफ्ट मूड से वो क्या करता है, अब अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स their windows and the windows that shut upon their lives like catacombs। अब यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, पोइट का मूड सॉफ्ट हो जाता है, और वो समाज के जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनसे अर्ज करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है। और वो अपील क्या करता है, वो अपील करता है कि आप इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए, यानी अब उसका गुस्सा है वो शांत हो चुका है, अब एंगर है वो शांत हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन है, जो सैडनेस थी वो अब शांत हो चुकी है। अब वो एक अपील कर रहा है समाज के रेस्पॉन्सिबल पीपल से, जैसे गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर्स है, और वो चाहता है कि ये इस समाज के जो स्लम एरिया के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ करें, और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो निश्चित रूप से इन बच्चों की हालात सुधर जाएगी, ऐसा स्टेफन स्पेंडर को लगता है। इसलिए वो इन लोगों से अपील करता है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स।
अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। डिफरेंस क्या है? दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़ दैट सेट अपन देयर लाइव्स कैटाकॉम्स। यहाँ पे एक थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके बताई है स्टेफन स्पेंडर ने। वो क्या कहता है? वो कहता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स हैं, इनको करना ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो इनकी हालात वैसे ही रहने वाली है। अब लास्ट नोट पे आके कहते हैं कि एक वो मैप है जो उनकी क्लासरूम के अंदर दिखाया गया है, एक वो मैप है जो उनकी विंडोज से दिखाई देता है। अब कहता है कि मैप के अंदर जो वर्ल्ड दिखाया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो विंडोज से उनका मैप दिखाई देता है वो अलग है, यानी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रास्ट में है दोनों के दोनों। अब पोइट क्या चाहता है? दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज। ये जो मैप है ना, मैप कौन सा? जो क्लासरूम की वॉल के ऊपर लगा हुआ है, उस मैप का डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं ये जो मैप है क्लासरूम के अंदर लगा हुआ है, वो मैप वो बन जाएगा जो उनकी विंडोज से दिखाई देता है। यानी उनकी विंडोज से क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ जस्ट डर्ट और फिल्थ दिखाई दे रही थी, गंदगी दिखाई दे रही थी। लेकिन कहता है कि अब उनकी विंडोज से दिखाई देने वाला वर्ल्ड और इस मैप में दिखाई देने वाला वर्ल्ड, वो सब के सब एक करने हैं, तब जाके हमारा काम हो पाएगा। स्टेफन स्पेंडर को ऐसा लगता है, इसलिए वो अपील करता है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से कि आप इनके लिए कुछ करें। दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट सट अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कहते हैं कि ये विंडोज़ है ना, यानी ये जो विंडोज से जो संसार दिखाई देता है, उसने क्या किया है भाई? सट अपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स के क्या होते हैं? जो अंडरग्राउंड टनल होती हैं, जनरली यूज्ड फॉर बरिंग पीपल। कहते हैं कि उनकी जो विंडोज़ हैं वो ऐसे हैं जैसे कि कैटाकॉम्स के अंदर दफनाए हुए आदमी की तरह, यानी उनकी होप्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी की सारी दबी हुई हैं उन विंडोज़ के नीचे। अब पोइट क्या चाहता है? पोइट चाहता है कि इन विंडोज़ को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, यानी इस कैटाकॉम्स को तोड़ दिया जाए, यानी उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स हैं उन बच्चों की, उनको पूरा किया जाए। उनके जो मैप लगा हुआ है दीवार के ऊपर, उस मैप के अकॉर्डिंग ही उनका संसार बनाया जाए। ये पोइट एक अपील करता है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब इस पोइट में इस लाइन में पोइट क्या चाहता है? ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ये विंडोज़ जो क्या कर रही हैं, विंडोज़ या फिर समाज के जो लोग जो उनका शोषण कर रहे हैं, या जो पॉलिटिकल लोग जो पावर में हैं, जो ऐसा उनके साथ बर्ताव कर रही हैं, उनके लिए ये चाहता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। और पोइट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है दोबारा से इसमें, और वो कहता है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहता है अब बारी आ गई है, अब वो समय आ गया है कि अब हमें उस कंक्रीट टाउन को, उस डर्टी टाउन को अब हमें क्या करना है? अब हमें तोड़ना है। टिल दे ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। अब क्या कहते हैं? इस कंक्रीट टाउन को, इस डर्टी टाउन को तोड़ देना है हमें। यानी ये जो भेदभाव की राजनीति चली आ रही है, एक स्लम एरिया के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बीच में जो गैप बना आ रहा है, उस सब गैप को अब हमें तोड़ डालना है। और अब हमें क्या करना है? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को हरे भरे खेतों तक लेके जाना है, यानी नेचर के आगोश तक इन बच्चों को हमें लेके जाना है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अज्योर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू, कहता है इन बच्चों को कहाँ लेके जाना है? उस ब्राइट ब्लू आसमान के नीचे लेके जाना है, ताकि वो वहाँ पे गोल्ड सैंड के ऊपर दौड़ सके। यानी फ्रीली दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ अंडर द ब्राइट ब्लू स्काई एंड दे कैन रन ऑन गोल्ड सैंड्स, पर वो दौड़ सके। यानी यहाँ पे पोइट ये कहना चाहता है कि इन बच्चों को हरे भरे खेतों तक ले जाने का मतलब है नेचर के आगोश में लेके जाना है, और उनके वर्ल्ड को, यानी उनको अलाउ करना है। दिस शुड बी अलाउड टू रन फ्रीली अंडर द ब्राइट ब्लू स्काई ऑन गोल्ड सैंड।
एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड दीज चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू रीड बुक्स। उन बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। वाइट इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन। बुक किस नॉलेज की बात कर रही है, बुक किस नॉलेज। और ग्रीन लीव्स का मतलब है जो नेचर से हमें नॉलेज मिलती है उसकी बात करता है। कहता है कि इन बच्चों को दे शुड बी अलाउड टू अर्न नॉलेज थ्रू बुक्स एंड थ्रू नेचर, यानी नेचर से भी इन बच्चों को नॉलेज लेने दी जाए, बुक से भी इन बच्चों को नॉलेज लेनी दी जाए। एंड हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा में, लैंग्वेज में दम होता है, एनर्जी होती है। या यूं कहें कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर इन बच्चों को फ्रीली पढ़ने की अनुमति दी गई, फ्रीली एंजॉय करने की अनुमति दी गई या अलाउ किया गया, यानी एक सूदिंग एटमॉस्फेयर बनाया गया, अगर एक पॉलिटिकल विल अगर जगती है लोगों के अंदर और वो पॉलिटिकल विल इन लोगों को फ्रीली एंजॉय करने देती है, फ्रीली पढ़ने देती है, नेचर के आगोश में आके फ्रीली इन बच्चों को जो ज़िंदगी है, जो अब तक रेस्ट्रिक्शन तक, इस स्लम एरिया के रेस्ट्रिक्शन तक बंधी हुई थी, उसको फ्रीली एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाता है, तो जो उनका जो ट्रू जीनियस है, उनका जो एक नॉलेज है, एक जीनियस है, वो अपने आप ही जग जाएगा। और विद दैट जीनियस दे विल बी एबल टू अर्न देयर नेम इन हिस्ट्री। उस जीनियसनेस की वजह से वो इतिहास में अपना नाम कमा सकेंगे। और ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब समाज के रेस्पॉन्सिबल लोग साथ देंगे, जहाँ पर उनको कुछ देने की बात आती है वो उनको दी जाए, और जहाँ पे उनको जो भी रेस्ट्रिक्शन है, जो भी लिमिटेशन है, उनको तोड़ने की बात आती है उनको तोड़ा जाए, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। यानी लास्ट में आके जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो एक पॉजिटिव नोट पर आ जाते हैं, और पॉजिटिव नोट पर आने के बाद वो क्या कहते हैं कि इन बच्चों को फ्रीली एंजॉय करने दिया जाए, इन बच्चों को फ्रीली पढ़ने दिया जाए, और इन बच्चों को फ्रीली बुक से भी पढ़ने दिया जाए और नेचर से भी पढ़ने दिया जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो रियल में जो उनका जीनियस है वो भी अर्न करेगा उनका नाम इतिहास में, हिस्ट्री में। और इस बलबूते पर वो एक जो उनका ट्रू जीनियस है, अब तक वो हिडन था, अब तक वो रेस्ट्रिक्टेड था इन द स्लम एरिया, अब वो बाहर निकल के आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो शायद स्टेफन स्पेंडर का सपना पूरा हो जाएगा जो वो समाज के लिए हमेशा करते आए हैं। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ ये पोइम ख़त्म हो जाती है। जैसे इसके अंदर लाइक कैटाकॉम्स है, इसके अंदर सिमली आ गई थी। तो दैट्स ऑल इन दिस पोइम। आई होप आपने एंजॉय की होगी पोइम को, और निश्चित रूप से इस पोइम को थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके पढ़िए, और इसके बाद में जब आप इस पोइम को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।